अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया था। आज हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कीवर्ड, देन देखेंगे वेरिएबल। फिर किसी भी वेरिएबल को सी लैंग्वेज में अगर डिक्लेयर करना है या फिर उसको इनिशियलाइजेशन करनी है तो कैसे करेंगे, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज। देन हम देखेंगे किसी भी वेरिएबल को अगर आपने डिफ़ाइन करना है, यानी कि उसको डिक्लेयर करना है या फिर उसे इनिशियलाइज़ करना है, तो उसके लिए वो कौन कौन से रूल्स हैं जिनके थ्रू हम जो है वो इसकी डिक्लेरेशन कर सकते हैं। फिर देखेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या हैं, कमेंट्स और कमेंट्स की टाइप्स। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है कीवर्ड्स। देखें जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड्स कहते हैं, यानी ऐसे वर्ड जो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, यानी कि आप इनको रीडिफाइन नहीं कर सकते। यानी कि ऐसे, यानी जब एक लैंग्वेज बनाई जाती है तो जब जैसे सी लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, तो जब किसी भी लैंग्वेज को बनाया जाता है तो उसमें कुछ पहले से कीवर्ड्स खुद से प्रोग्रामर बना लेता है, तो उन कीवर्ड्स को हम उन रिजर्व वर्ड्स को हम कीवर्ड्स का नाम देते हैं। तो कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स विच हैव द प्री डिफाइंड मीनिंग इन द सी लैंग्वेज एंड इट कैन नॉट बी रीडिफाइंड। यानी अगर आप इसको रीडिफाइन करेंगे तो जिस मकसद के लिए ये बनाए गए हैं उसका मकसद ही चेंज हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको रीडिफाइन नहीं करते। और दूसरी बात है कि जो हमारे पास सी लैंग्वेज में टोटल कीवर्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 32। कितने होते हैं, 32। और जितने भी कीवर्ड्स हम सी लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे वो लोअर केस में लिखे जाते हैं। लोअर केस का मतलब छोटी ABC में लिखे जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या होंगी, जैसे कि इंट है, वॉइड है, वाइल है। तो ये जो अब 4 है, तो ये जितने भी हमने डिस्कस किए, इंट, वाइड, फॉर, वाइल, डू वाइल, ये सब के सब हमारे पास पहले से प्री डिफाइन होते हैं। और ये आप देखें तो सब के सब लोअर केस में लिखे गए हैं, यानी छोटी ABC में लिखेंगे। तो कीवर्ड्स हमेशा लोअर केस में लिखे जाएंगे और ये टोटल 32 होते हैं और ये पहले से प्री डिफाइन होते हैं और इनको हम रिजर्व वर्ड्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ वेरिएबल। देखो बच्चों, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए तो हमें सबसे पहला जो काम होता है उसमें वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं। क्योंकि अगर आपने अपने प्रोग्राम की कोई भी इनपुट या फिर आपने अपने प्रोग्राम की कोई भी आउटपुट को डिस्प्ले करवाना है, तो इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए हमें क्या बनाने पड़ते हैं, वेरिएबल। क्योंकि अगर आप वेरिएबल नहीं बनाएंगे ना तो वो आप इनपुट ले सकते हैं और ना ही किसी आउटपुट को स्टोर करवा सकते हैं। तो वेरिएबल इट इज़ अ नेम, मेमोरी, लोकेशन सेल, यानी ये हमारे पास मेमोरी सेल्स होते हैं विच आर यूज टू स्टोर द प्रोग्राम इनपुट एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट लाइक आउटपुट ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यानी कि वेरिएबल वो मेमोरी सेल्स होते हैं जो आपके प्रोग्राम की इनपुट को और आपके प्रोग्राम की आउटपुट को स्टोर करवाने के लिए यूज़ होते हैं। सिंपल ये याद रखिएगा कि इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए हमें कंप्यूटर में क्या बनाने पड़ते हैं, वेरिएबल्स। अब याद रखिएगा जो वेरिएबल्स होते हैं ये कहाँ पे क्रिएट होते हैं, ये हम मेमोरी में क्रिएट करते हैं। और मेमोरी में क्रिएट कौन सी मेमोरी में क्रिएट होते हैं, रैम में। तो इसी वजह से जो वेरिएबल्स के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो टेम्पररी होता है, यानी आर्जी तौर पे स्टोर होता है। जब तक वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उस वक्त तक डाटा उस वेरिएबल में मौजूद रहेगा। जैसे ही वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया या ख़त्म हो चुका है तो उसमें से डाटा भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए वेरिएबल जो होते हैं ये क्रिएट होते हैं रैम के ऊपर। तो रैम जो होती है वो टेम्पररी मेमोरी होती है। एक तो हमने देख लिया वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल क्रिएट कहाँ पे होते हैं। अब याद रखिएगा किसी भी वेरिएबल के साथ 3 चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं, यानी जब भी हमने वेरिएबल बनाना है तो उसमें हमने 3 चीज़ों को देखना होता है। एक तो हमने देखना होता है नेम ऑफ द वेरिएबल, कि वेरिएबल का नाम क्या है। फिर हम देखेंगे उस वेरिएबल का एड्रेस क्या है और उस वेरिएबल के कंटेंट, यानी उसमें डाटा क्या है, क्या वैल्यूज़ आपने स्टोर करवाई है। तो एक वेरिएबल के साथ 3 चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं, वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का एड्रेस और वेरिएबल के कंटेंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने एक लिए है, ये हमारे पास जो बॉक्स है ये मेमोरी सेल को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये कंप्यूटर की मेमोरी का एक छोटा सा मेमोरी सेल है। इसमें मैंने लिखा 12, ये 12 यहाँ पे लिखा वार और ये लिखा 0002। ये जो वार है
ये आपके पास वेरिएबल का नेम है, ये आपके पास वेरिएबल का क्या है, नेम है। ये जो 0002 ये इस वेरिएबल का एड्रेस है, और जो 12 है वो इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो आपने स्टोर करवाई है, यानी जो उसका कंटेंट है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल कहाँ पे स्टोर होते हैं, और एक वेरिएबल के साथ कौन कौन सी चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं, एक उसका नाम, एक उसके कंटेंट और एक उसका एड्रेस। नेक्स्ट वन इज डिक्लेयरिंग द वेरिएबल इन द सी लैंग्वेज। देखें जैसे कि आपको पता होगा सी जो है, सी लैंग्वेज ये स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज होती है। स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज का मतलब ये होता है ऑल द वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर इट्स यूज, यानी कि अगर आप एक प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम में आपने उस प्रोग्राम में जो भी आपने वेरिएबल यूज़ करने हैं उस वेरिएबल को आप डायरेक्टली यूज़ नहीं करते। जैसे बेसिक लैंग्वेज में हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज में ऐसा कंसेप्ट नहीं है। आपने सबसे पहले तमाम वेरिएबल को डिक्लेयर करना है और डिक्लेयर करने के बाद फिर आप उसको यूज़ करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो कंपाइलर आपको एरर देगा। तो किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का जो हमारे पास सिंटैक्स होता है, सबसे पहले हम उसकी डेटा टाइप लिखेंगे और फिर उस वेरिएबल का नेम, और लास्ट पे एंड किससे कर देंगे, सेमीकोलन से उसको एंड कर देंगे। तो किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का ये सिंपल सिंटैक्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल है किलोग्राम्स, और किलोग्राम्स ये 2 किलोग्राम्स। अब किलोग्राम्स के लिए मैंने देखो इंट जो है ये इसकी डेटा टाइप है, और जो किलोग्राम है ये वेरिएबल का नेम है, लास्ट पे सेमीकोलन आ गया। तो यानी इस पूरी लाइन को हम वेरिएबल डेक्लेरेशन का नाम देंगे। इस पूरी लाइन को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल डेक्लेरेशन, वेरिएबल डेक्लेरेशन। और जैसे एक हमने और वेरिएबल को डिक्लेयर किया है डबल, ये हमारे पास डेटा टाइप है, और लेंथ ये वेरिएबल का नेम है, तो और लास्ट पे सेमीकोलन आ जाएगा, तो ये भी वेरिएबल डेक्लेरेशन कहलाएगी। ये तो एक सिंगल वेरिएबल की बात होगी है। लेकिन अगर एक प्रोग्राम में बहुत से प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें आपको एक वक्त में मल्टीपल वेरिएबल बनाने पड़ते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल किलोग्राम, लेंथ, वॉल्यूम, हाइट, तो इसमें अगर आप देखें तो ये मल्टीपल वेरिएबल्स हैं। तो इन तमाम वेरिएबल को हम किससे सेपरेट कर लेंगे, कोमा के साथ, और इनकी एक डेटा टाइप होगी वो डबल है। तो इसलिए अगर आपने किसी भी वेरिएबल को यूज़ करना है तो सबसे पहला काम होता है आपने उसको डिक्लेयर करना है। अगर डिक्लेयर नहीं करेंगे तो आपका कंपाइलर एरर देगा, तो इसलिए डिक्लेयर करना ज़रूरी है। और डिक्लेयर करने के लिए सिंटैक्स फॉलो करना ज़रूरी है। और सिंटैक्स हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम उसकी डेटा टाइप बताएंगे, फिर उस वेरिएबल का नेम। ये मुख्तलिफ हमने एग्जाम्पल डिस्कस कर ली, ये हमारे पास वेरिएबल डेक्लेरेशन का एक मेथड कहलाता है। देन हमारे पास आ जाती है इनिशियलाइजिंग द वेरिएबल। देखिए इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि देखो जब आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करने के बाद अगर आप उस वेरिएबल को कोई वैल्यूज़ भी असाइन करते हैं, देखिए जैसे कि आप इधर देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल तो बना लिया है, लेकिन इस वेरिएबल को मैंने कोई वैल्यूज़ असाइन नहीं की। जब आप किसी वेरिएबल को कोई वैल्यूज़ असाइन करते हैं तो उस स्टेप्स को हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल देखें मैंने जैसे कि एक वेरिएबल बना लिया काउंट, एक वेरिएबल कौन सा बना लिया, काउंट, और काउंट को मैंने डेटा टाइप दे दी इंटीजर। अब ये इस स्टेप्स को तो हम सिंपली कह देंगे वेरिएबल डेक्लेरेशन, वेरिएबल डेक्लेरेशन। और यहाँ पे मैंने इस वेरिएबल के साथ वैल्यूज भी असाइन कर दी, तो इस स्टेप को हम कह देंगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। यानी कि आप सिंपल ये कह सकते हैं कि जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और साथ इसको कोई ना कोई वैल्यूज असाइन कर देते हैं तो इस स्टेप्स को हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का नाम देंगे। लास्ट फिर एक और एग्जांपल है फ्लोट, डाटा टाइप, वेट, वेरिएबल का नेम, और इसको मैंने कोई वैल्यूज असाइन कर दी। तो जब आप किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यूज असाइन करते हैं तो उसको फिर हम इनिशियलाइजेशन का नाम देते हैं। तो इस पूरे स्टेप्स को हम कहेंगे वेरिएबल डेक्लेरेशन एंड द इनिशियलाइजेशन। यानी इसमें हमने वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया है और साथ ही साथ उसको कोई वैल्यूज भी असाइन की है। तो इस स्टेप्स को हम कहते हैं वेरिएबल डेक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि जब आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करने के बाद आप उसको कोई वैल्यूज असाइन कर दें तो इट्स मीन दैट स्टेप इज कॉल्ड द इनिशियलाइजेशन। नेक्स्ट वन इज अ रूल फॉर नेमिंग द वेरिएबल। देखो जब कभी भी आपने वेरिएबल बनाने हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं डिक्लेरेशन में और इनिशियलाइजेशन में, तो वेरिएबल बनाने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं।
सबसे पहला रूल ये होता है कि आपने जब भी कोई वेरिएबल बनाना है तो जो वेरिएबल का नेम है या तो वो लेटर होगा, या तो वो नंबर होगा, या फिर वो अंडरस्कोर होगा, यानी कि तीनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। या वो लेटर होगा, या वो नंबर होगा, या वो अंडरस्कोर होगा। नंबर 1 रूल। नंबर 2, द फर्स्ट लेटर फॉर नेमिंग द वेरिएबल इज़ लेटर, यानी कि आप जब भी कोई वेरिएबल बनाएंगे तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो लेटर, जो फर्स्ट करैक्टर है वो लेटर होना चाहिए। आप अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो रिकमेंड नहीं किया जाता। लेकिन अगर हम बात करें नंबर की, 9 विनर मैंने फॉर एग्जांपल लिखा, या हैश होम तो ये देखें इसमें 9 विनर क्या है, 9 चूँकि पहला करैक्टर जो है हमारे पास नंबर आ चुका है, तो इसलिए ये दोनों के दोनों जो वेरिएबल हैं ये इनवैलिड वेरिएबल होंगे। ये हमारे पास कौन से वेरिएबल होंगे, इनवैलिड वेरिएबल। लेकिन अगर मैं यही बात करता हूँ फॉर एग्जांपल हाइट की, तो ये हाइट जो वेरिएबल है इसमें जो फर्स्ट करैक्टर है हमारे पास, फर्स्ट जो लेटर है वो फर्स्ट करैक्टर हमारे पास लेटर है। तो अगर किसी भी वेरिएबल में अगर आप फर्स्ट जो आपका करैक्टर है वो लेटर हो तो फिर तो वो वैलिड वेरिएबल होगा। लेकिन अगर उसमें कोई नंबर हो या फिर कोई दूसरा स्पेशल करैक्टर आप यूज़ कर रहे हैं तो इट्स मीन वो इनवैलिड होगा। तो पहला रूल ये होता है जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि किसी भी वेरिएबल का जो नेम होगा उसमें नंबर होगा, उसमें मतलब लेटर हो सकता है, नंबर हो सकता है और अंडरस्कोर हो सकता है। लेकिन जो फर्स्ट करैक्टर है वो हमेशा कौन सा हम फॉलो करेंगे, वो हम फॉलो करेंगे लेटर। नंबर 3 रूल्स ये होता है कि आप जब भी कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें आप रिजर्व वर्ड या कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि रिजर्व वर्ड या कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम के तौर पे यूज़ नहीं होंगे। 4th पॉइंट ये होता है कि इसमें जब आप वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें ब्लैंक स्पेसेस अलाउ नहीं होती। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बनाया प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब देखिए प्रॉब्लम और सॉल्विंग ये एक वेरिएबल है, लेकिन इनके दरमियान में मैंने स्पेस दे दी है। जब आप किसी वेरिएबल के इन बिटवीन स्पेस दे देते हैं तो वो फिर वैलिड वेरिएबल नहीं इनवैलिड वेरिएबल कहलाएगा। तो इसलिए ब्लैंक स्पेसेस अलाउ नहीं होती। दूसरी बात, वेरिएबल में जो मैक्सिमम करैक्टर्स होते हैं वो 31 करैक्टर्स होते हैं। कितने करैक्टर्स होते हैं, 31 करैक्टर्स की मैक्सिमम लेंथ होती है। और फिर इसके अलावा जो भी आप वेरिएबल बनाएंगे वो आप लोअर केस में लिखते हैं, यानी छोटी ABC में लिखेंगे। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल बनाया, काउंट है, वेट है, किलोग्राम है, लेंथ है, वॉल्यूम है, हाइट है, तो ये तमाम के तमाम लोअर केस में लिखे गए हैं। तो इसलिए ये सारे के सारे जो रूल्स हैं ये किस में हम अप्लाई करते हैं, जब भी आप किसी वेरिएबल को बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज द ऑपरेटर। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर सिंबल्स होते हैं जो किसी भी डाटा के ऊपर सर्टन ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, इसके साथ साथ जो है वो लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल है, एंड है, और है, नोट है। तो ये डिफरेंट जो ऑपरेटर्स, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। इनको हम ऑपरेटर्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, ऑपरेटर्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर। देखें असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि जब भी आपने किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यूज असाइन करनी है तो किसी भी वेरिएबल को वैल्यूज असाइन करने के लिए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं इक्वल। इस इक्वल को हम असाइनमेंट ऑपरेटर का नेम देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास जैसे ये मैं बताता हूँ आपको, ये 5 है। अब 5 और ये a है, हमें तो पता नहीं चल रहा ये 5 और a का क्या मतलब है, लेकिन जैसे ही मैं इनके इन बिटवीन इक्वल लिख दूंगा इट्स मीन कि ये 5 जो वैल्यूज़ है ये किस में स्टोर हो रही है, ये वेरिएबल a में स्टोर हो रही है। तो यानी कि किसी भी वैल्यूज़ को अगर आपने वेरिएबल में स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम इक्वल के साइन को यूज़ करते हैं और इस इक्वल के साइन को हम असाइनमेंट ऑपरेटर का नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, हाइट इंटू विड्थ। हाइट और विड्थ हमारे पास एक मतलब वैल्यूज़ कह सकते हैं, वेरिएबल्स के नेम है, और यहाँ किस में हम स्टोर करवा रहे हैं, एरिया में। तो इसको स्टोर करवाने के लिए हम कौन सा साइन यूज़ करेंगे, इक्वल, और इस इक्वल साइन को हम असाइनमेंट ऑपरेटर का नेम देते हैं। नेक्स्ट वन इज अ कमेंट्स। देखें जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम के अंदर हम कुछ नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन लिखते हैं। यानी कि कमेंट्स क्या होते हैं कि कमेंट्स बेसिकली इट इज़ यूज
यूज टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। यानी आप जब एक प्रोग्राम देखते हैं तो आपको पता चल जाता है ये प्रोग्राम किस चीज़ को कैलकुलेट करने जा रहा है, ये प्रोग्राम किस चीज़ को फाइंड आउट करने जा रहा है। तो उस चीज़ को हम बेसिकली कमेंट्स का नाम देते हैं। यानी कि हम अपने प्रोग्राम में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं जिसके थ्रू किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी प्रोग्रामर या डेवलपर के लिए उस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना आसान होता है। तो हम दो तरह के इसमें कमेंट्स यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कमेंट होता है सिंगल लाइन और लास्ट वन इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट्स। देखिए जैसे कि सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए हम 2 फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ करते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर अगर आपने प्रोग्राम के अंदर कोई कमेंट्स ऐड करना है, अगर सिंगल लाइन यानी एक लाइन का कमेंट्स है तो आप उसके लिए 2 फॉरवर्ड स्लैश लाइन को यूज़ करेंगे। जैसे मैंने लिखा दीज प्रोग्राम कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 2 नंबर। अब ये जो लाइन लिखी है इससे ये यूज़र को पता चल जाएगा या स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि ये मेरा जो प्रोग्राम है ये किसी भी 2 नंबर की एवरेज फाइंड आउट करके देगा। तो यानी ये एग्जीक्यूट नहीं होती, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। देन इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए एक तो हम फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक ओपनिंग में यूज़ करते हैं और क्लोजिंग में स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं मैंने लिखा फर्स्ट लाइन में दीज प्रोग्राम प्रिंट द सिंगल लाइन मैसेज, फिर लिखा ऑथर जो है वो स्टूडेंट है और डेट लिख दी है। तो यानी आप इसमें देखें तो मल्टीपल लाइंस लिखी हैं। तो मल्टीपल लाइंस के लिए आप जो है वो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं और सिंगल लाइन के लिए आप जो है वो 2 फॉरवर्ड स्लैश वाला यूज़ करते हैं। तो सिंपली अगर मैं बताऊँ तो कमेंट्स किस लिए यूज़ होते हैं, ये आपकी प्रोग्राम में रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं जिसके थ्रू आपको ये पता चल जाता है कि मेरा प्रोग्राम जो है वो क्या चीज़ फाइंड आउट करने जा रहा है। और इसके साथ साथ इसमें आपको डिबगिंग में भी और प्रोग्राम को मॉडिफाई करने में भी आपको हेल्प मिलती है। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे पास आज का टॉपिक था, लेक्चर नंबर 2।